नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित। एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे शबाब पर। बीजेपी नेताओं के साथ साथ ममता बनर्जी और राहुल गांधी की भी आज रैलियां और सभाएं। ब्रिटेन जाने के इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए अच्छी खबर। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत महीने के अंत में भारतीय पेशेवर युवाओं को कराए जाएंगे 2400 वीजा उपलब्ध। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। गृह मंत्रालय ने दी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमे की मंजूरी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चलेगा मुकदमा। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप के पहले ही दौर में हारकर हुई बाहर। सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकन जोड़ीदार मेडिसन कीज को रशिया की वेरोनिका कुदेरमेटोवा और ल्यूडमिला सैमसोनोवा ने 6-4, 6-0 से दी मात। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन में शिवसेना का कार्यालय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित कर दिया गया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता भी प्रदान कर दी थी, जिसको उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हम आपको बता दें कि 18 फरवरी को सदन में शिंदे धड़े के नेता राहुल शेवाले ने लोकसभा सचिवालय को पार्टी के लिए कार्यालय आवंटित करने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद भवन में शिवसेना कार्यालय के लिए निर्धारित कक्ष पार्टी को आवंटित किया गया है। अब तक संसद भवन स्थित संबंधित कार्यालय का दोनों धड़े उपयोग कर रहे थे। वहीं शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का नाम धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। अब बात कर लेते हैं दो पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। नागालैंड में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नागा शांति वार्ता जारी है और उम्मीद है कि नागालैंड में स्थायी शांति कायम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रंग लाएगी। तुएन सांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वी नागालैंड के विकास और अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद इनका समाधान किया जाएगा। नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान है। मतगणना 2 मार्च को होगी। सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता पवन कुमार शर्मा का। पवन, नागालैंड में कल अमित शाह की रैली थी, आज क्या नजारा है चुनाव प्रचार का? प्रतिबिंब, पिछले 2 दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो नागालैंड में थे। जैसा आपने बताया कि परसों उन्होंने मोन जिला है, यहाँ पे मोन टाउन में रैली की और कल जो है तुएन सांग जो जिला है वहां पे उन्होंने रैली की। तो ये पहली बार है कि देश का गृह मंत्री जो है वो 2 दिन तक इस जो पहले अशांत क्षेत्र माना जाता था नागालैंड, पिछले 5 सालों में जो एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में अंतर आया है। तो ये उसका सबूत है। और साथ में ये है कि उन्होंने दो बड़ी बातें कही प्रस्तुत की। एक तो ये कि अगले 3-4 सालों में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको जो है नागालैंड समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो है वो हटा दिया जाएगा अगले 3-4 सालोों में। ऐसा आश्वासन जनता को केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दिया गया और उनके क्षेत्र में दिया गया। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो नागालैंड है यहाँ पे 72 जो पुलिस स्टेशन है उसमें से 15 पुलिस स्टेशन से जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है वो हटा दिया गया है। मेरी कल यहाँ के डीजीपी से बातचीत हुई, यहाँ के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई। उनका भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में डिक्रीज आया है, डिप आया है, चाहे वो कोई भी चीज हो।
ये बड़ी बात है कि देश के गृह मंत्री यहाँ पे, हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा नेता, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नागालैंड में नहीं पहुंचा है। जी जी। और बड़ी बात पवन, अब ये है जानकारी के लिए कि बहुत बहुत केंद्रीय धन्यवाद। आपके पास लगातार आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। उधर बात करें मेघालय विधानसभा चुनाव की, तो मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी 27 मार्च को मतदान होने वाला है। एक उम्मीदवार के निधन होने के चलते अब 60 सीटों की जगह 59 सीटों पर मतदान होने वाला है। मतदान से पूर्व सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के न्यू भैंतबाड़ी के पास नेकीकोना तिलपारा फील्ड में जनसभा को आज संबोधित करेंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मेघालय विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी के प्रचार के लिए शिलांग जाएंगे। राहुल गांधी आज मेघालय के शिलांग पहुंचेंगे, जहां वो सुबह करीब 11 बजे मेघालय के शिलांग के मल्की मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हम आपको बता दें कि मेघालय राज्य की सीमाएं कई तरफ से बांग्लादेश से मिलती हैं। दोस्ताना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुंदर उमंगोत नदी को देखने देश विदेश से पर्यटक भी यहां आते हैं। संसद टीवी की टीम मेघालय में सीमा पर पहुंची और यहां मेघालय चुनाव के मद्देनजर नौका चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर और रेहड़ी पटरी वालों से बात की। मैं इस समय मौजूद हूं मेघालय के एकदम सीमांत इलाके में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। और मेरे पीछे ये आप जगह देख सकते हैं, इस गांव को डाउकी कहते हैं। और पीछे जो आप नदी देख रहे होंगे, इसे डाउकी रिवर यहां कहा जाता है। और लोग यहां पर देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं पर्यटक के तौर पर और यहां पर नौका विहार करते हैं। साथ में वो थोड़ी सी मुहिम है, उसके पीछे आप देखेंगे वो बांग्लादेश से जो लोग आपको दिख रहे हैं वो बांग्लादेश के लोग हैं। उधर से भी बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। यहाँ पर हम कुछ बोट जो चलाते हैं लोग, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। अभी तो हम लोग का ये टूरिज्म ऐसे भी चल रहा है, सब दुनिया को पता है, अभी पूरा इंडियन पूरा वर्ल्ड को पता है कि टूरिज्म यहाँ पे है। और एक्चुअली इतना डेवलप नहीं हुआ ये सब कुछ, तो हम चाहते हैं सारा सरकार, हमारा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सरकार को, तो कि हम हमारा डाउकी को देखे और डेवलप करे। कुछ तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है यहाँ में। जो भी सरकार जो बैठा है अभी तक भी कुछ डेवलप नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट ही चाहिए हम लोग को। हम लोग चाहते हैं वही है कि हम लोग का ये जो गाड़ी चलाता हूँ, ये जो रास्ता चाहिए, हम लोग को रास्ता अच्छा होना चाहिए, तब हम लोग टूरिस्ट लेके आके। यहाँ पे ज्यादातर जो हमें लोग मिले ये सब या तो बोट चलाने वाले हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर्स हैं। और आपने देखा होगा सारे युवा हैं ये, और इनको कहीं ना कहीं टूरिज्म की वजह से रोजगार मिल रहा है। तो मेघालय में जो भी सरकार बने, यहाँ के स्थानीय युवाओं की यही मांग है कि टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इस जगह को विकसित करे, ताकि लोगों के लिए रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो मेघालय के डाउकी से भारत बांग्लादेश सीमा से सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आपकी टीम पहुंच गई बांग्लादेश बॉर्डर पर और आपने वहां तमाम लोगों से बातचीत भी की, तो माना यह जाए कि विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, एक बात। दूसरा, आज चुनाव प्रचार का क्या माहौल है? बिल्कुल प्रतिबिंब, यहाँ पर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो कि 32% से मेघालय की जो आबादी है 32% वो करीब गरीबी रेखा से नीचे रहती है। और मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों की मुख्य मांग है, और केंद्र की योजनाएं सही से जनता तक पहुंच नहीं रही है। यहाँ पर ये लोगों की शिकायत है। और हमने देखा है चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इसको बात को दोहराया जा रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार होगी, तो केंद्र की योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी, चाहे आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल की बात हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अगर हम बात चुनाव प्रचार की करें तो कल अमित शाह गृह मंत्री की रैली यहां होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका विमान यहां नहीं उतर पाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री काफी यहाँ है। कल भी एमओएस जोन बारला, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा, संगठन महासचिव जो है बीएल संतोष जी, उन्होंने यहाँ पर दौरे किए हैं और वो लोग घूम रहे हैं। साथ में कांग्रेस की तरफ से भी आज यहाँ आगाज होने वाला है चुनाव प्रचार का। राहुल गांधी यहाँ पर शिलांग में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी
यहाँ आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर चुनाव की प्रचार की आक्रामकता बढ़ गई है। सभी अपने वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस ने 5 सूत्रीय वायदा यहाँ लोगों से किया है, महिला सशक्तिकरण। जी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किनके वायदों पर मोहर लगाती है 27 तारीख को राज्य की जनता, ये एक बड़ी बात है। अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें, ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत पात्र भारतीयों के लिए इस महीने के अंत में 2400 वीजा उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की है। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने नई योजना के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड जारी करते हुए कहा कि ये 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ब्रिटेन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। आवेदकों के पास उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता, स्नातक डिग्री स्तर या उससे ऊपर और बचत के रूप में 2530 पाउंड यानी कि 2.6 लाख रुपए होना जरूरी है। उनके कोई आश्रित बच्चे नाबालिग भी नहीं होने चाहिए। इसके लिए शुरुआत 28 फरवरी से होगी और 2 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष बेन वॉलिस के साथ फोन पर बातचीत की। ये बातचीत भारत में सैन्य साजो सामान के सह विकास और सह उत्पादन में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से केंद्रित रही। रक्षा मंत्री ने फोन पर हुई बातचीत को मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक बताया और कहा कि इसका लक्ष्य द्विपक्षीय रक्षा संबंध को भविष्य में बढ़ाना था। इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रमों और हिंद प्रशांत से जुड़े विषय सहित रक्षा एवं सुरक्षा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की और सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की। केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर इसके जरिए जासूसी कराने का आरोप लगाया है। आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमे को मंजूरी दे दी है। भारत की G20 की अध्यक्षता में आज G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसका उद्घाटन करेंगे। इस बैठक की सह अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक 24-25 फरवरी को होनी है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन होने जा रहा है। 25 फरवरी तक चलने वाली इस बैठक का विषय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बहाली होगा। G20 बैठकों के दौरान भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री जी.के. रेड्डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में रे पोशाक खजाने की वापसी नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्य समूह के तहत दूसरी और तीसरी बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर और कर्नाटक के हम्पी में होगी। दिल्ली में छाए अचानक कोहरे की वजह से मौसम ने करवट बदल ली है। कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है। कोहरे के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स के रूट्स को बदल दिया गया है और कुछ के समय में परिवर्तन किया गया है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। Glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक संबंधों और समकालीन साझेदारी में अधिक अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा, कृषि और कौशल के संबंध पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी SIA ने मादक पदार्थों और आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के तहत अनंतनाग, बारामूला, बडगांव और पुलवामा जिलों में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रांची, जमशेदपुर और दिल्ली सहित लगभग 24 स्थानों पर छापे मारे। यूपी में आज वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे संयुक्त बजट में सत्र में बजट पेश करेंगे। इसके बाद सदन में राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। MCD की ओर से मेयर चुनाव कराने के 3 असफल प्रयास के बाद आज दिल्ली को नया मेयर मिलने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मेयर पद के लिए चुनाव होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की ओर से निगम की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। गुलाबचंद कटारिया आज श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी में एक भव्य कार्यक्रम में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। गुलाबचंद कटारिया राज्य के 31वें राज्यपाल होंगे। घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा समूह ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष पेशकश की है कि वो मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को कुल 5 करोड़ रुपए का अंतरिम मुआवजा देगी। हालांकि अदालत ने कहा कि कंपनी द्वारा की गई पेशकश न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को मंगलवार को पहली बार लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यह लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। लाइव ट्रांसक्राइब के तहत कोर्ट की कार्रवाई की आवाज को टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाया गया, जिससे कार्रवाई को अब लाइव पढ़ा भी जा सकेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने भारत का भी जिक्र किया और एक अहम ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि रूस आगे भी भारत के साथ अपने सहयोग और व्यापार को बढ़ाना जारी रखेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विकसित कर रहा है, जिससे भारत के अलावा ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार सहयोग के नए रास्ते खुल सकेंगे। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में लक्ष्यों की प्राप्ति तक कार्रवाई जारी रहेगी। पुतिन ने कहा कि रूस को बर्बाद करने के लिए पश्चिमी देशों ने आधुनिक इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ा है। रूस अब एशियाई देशों से व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की पहली वर्षगांठ से पहले 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। वार्सा में बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात के बाद उनसे बातचीत को साझा किया। इस अवसर पर बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी के ऐतिहासिक शाही महल रॉयल कैसल के सामने रूस युद्ध की पहली सालगिरह से पहले भाषण दिया। बाइडेन ने दावा किया कि रूस कभी युद्ध में यूक्रेन को हरा नहीं पाएगा। उन्होंने यूक्रेन को लगातार समर्थन देते रहने की घोषणा भी की। No, you will not take my country. No, you will not take my freedom. No, you will not take my future. And I'll repeat tonight what I said last year in the same place. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality
will never grind down the will of the free, and Ukraine will never be a victory for Russia. Never. इस बीच 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति और स्थायी शांति पर जोर देना है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 143 यूएनजीए सदस्यों ने यूक्रेन के क्षेत्र पर रूस के कब्जे की निंदा करने के लिए मतदान किया था। रूस समेत 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। भारत उन 35 देशों में शामिल था जो मतदान से दूर रहे थे। हालांकि इस बार फ्रांस भारत को मतदान करने के लिए राजी करने में जुटा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान यूपीआई का उपयोग करके स्थानीय भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यूपीआई की सुविधा शुरू की है। आरबीआई ने हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। शुरुआत में यूपीआई की ये सुविधा चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली पर G20 देशों के यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीआई के जरिए कभी भी अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजे और मंगाए जा सकते हैं। रेलवे माल ढुलाई एवं पार्सल ट्रेन में वस्तुओं को चोरी होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द ही OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आधारित डिजिटल लॉक प्रणाली का उपयोग करना शुरू होने वाला है। ये प्रणाली सुरक्षित OTP पर पूर्णतः आधारित होगी, जिसका उपयोग ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे खोलने और बंद करने में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सफर के दौरान माल तक पहुंच संभव नहीं होगी। डिब्बे को OTP के जरिए खोला जाएगा और एक अन्य OTP के जरिए इसे बंद भी किया जाएगा। फिलहाल डिब्बे को सील किया जाता है। OTP प्रणाली का आमतौर पर ट्रक में इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक स्मार्ट लॉक मुहैया किया जाता है जिसमें GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होता है। इसकी सहायता से वाहन की मौजूदगी के स्थान का पता चलता है और माल चोरी की आशंका घट जाती है। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। भारत के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर इंजरी के कारण बाकी बचे 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। वार्नर एल्बो इंजरी के कारण सीरीज के बाकी बचे 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद सिराज की एक गेंद उनके एल्बो में लग गई थी, जिस वजह से उन्हें ये इंजरी आई है। फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। वार्नर स्वदेश वापसी कर चुके हैं और वो टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वो अगर फिट हो जाते हैं तो वनडे सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है। बता दें कि दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में 1 मार्च से शुरू होगा। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। दुबई में खेले गए मैच में सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकन जोड़ीदार मेडिसन कीज को रशिया की वेरोनिका कुदेरमेटोवा और ल्यूडमिला सैमसोनोवा ने 6-4, 6-0 से हरा दिया। बता दें कि 36 साल की सानिया मिर्जा ने 1 महीने पहले रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए कहा था कि वो दुबई में अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलेंगी। कायरो में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 में भारतीय निशानेबाजों की कामयाबी का सिलसिला लगातार जारी है। 14 साल के तिलोत्तमा सेन ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तिलोत्तमा 0.1 के मामूली अंतर से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई। तिलोत्तमा सेन के इस मेडल के साथ ही भारत के पदकों की संख्या 5 हो गई है, जिसमें से 3 गोल्ड भी शामिल हैं। हालांकि इसी इवेंट में शामिल रमिता और नर्मदा पदक जीतने में सफल नहीं हो सकी। रमिता 4थे स्थान पर और नर्मदा राजू 7वें स्थान पर रहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 22 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
22 फरवरी साल 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही कवि, लेखक और पत्रकार थे। वे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और अगले 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। शिक्षा नीति में किए गए बुनियादी सुधारों के लिए हर साल इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1992 में भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 फरवरी साल 1732 में जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म ब्रिटिश अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ। 57 वर्ष की आयु में ये न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। इनका शासनकाल साल 1789 से 1797 के बीच रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष किया और उसी दौरान अमेरिकी सेना का नेतृत्व भी किया।